हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक चैप्टर 5 प्राथमिक क्रियाएं या इंग्लिश में इसका नाम था प्राइमरी एक्टिविटीज़, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है फर्स्ट टर्म के लिए बुक 1 का। इसके जो संभावित एमसीक्यूज़ हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ मैंने एमसीक्यू बनाए हैं इसमें, आइए डिस्कस करते हैं उनको। कहता मछली पकड़ना किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है। मछली पकड़ना वही प्राचीन काल की क्रिया है, तो ये हमारी प्राथमिक क्रिया के उस अंदर ही आएगी मछली पकड़ना। नेक्स्ट है मछली पकड़ने का कार्य कौन से निवासी करते थे। अब देखो तटीय एवं मैदानी भागों के, क्योंकि पर्वतीय भागों के नहीं कर सकते थे और उपरोक्त तो दोनों तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि पर्वत में तो मछलियाँ पकड़ना नहीं जा सकते। तो इसलिए पहला ही इसका आंसर आने वाला है तटीय एवं मैदानी। तटीय कौन से होते हैं? जो समुद्र के किनारे या नदियों के किनारे जो भाग होते हैं उनको तटीय एवं मैदानी भाग बोला जाता है। छाल का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? जो पेड़ की जो छाल प्राप्त होती है उससे क्या बनता था हमारे पास? कुनैन। सीधे हम आंसर बता रहे हैं इसका। जो छाल का उपयोग है वो कुनैन बनाने में किया जाता था। नेक्स्ट है बलाटा। ये आपकी बुक में था। बलाटा पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? जो बलाटा है वो हमारे को तने से प्राप्त होता है। बलाटा, रबर, गोंद, ये सब चीज़ें हमें किससे मिलती थी? राल, ये सब चीज़ें हमें पेड़ के तने से ही प्राप्त होती थी। तो और क्या क्या प्राप्त होती थी हमें लिख भी देता हूँ। गोंद, रबर और राल, ये सब चीज़ें हमें पेड़ के तने से ही प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दवाइयाँ तथा कांतिवर्धक वस्तुएं। दवाइयाँ और कांतिवर्धक वस्तुएं, ठीक है। कांतिवर्धक मतलब जैसे आजकल फेयर एंड लवली आ रही है कि गोरा कर देंगे, इस तरह की जो वस्तुएं हैं ये किससे बनती थी? ये पत्तियों से बनती थी हमारे पास। दवाइयाँ और ये पत्तियों से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है चिंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं चिकल। ये आपकी एक बॉक्स में दे रखा है आपको बुक में, एनसीईआरटी में नीचे। चिकल किस वृक्ष के दूध से प्राप्त होता है? जेपोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए किस पर निर्भर रहते थे? देखो क्या बोल रहा है ये, अपने भोजन, वस्त्र और औजार एवं यातायात के लिए किस पर निर्भर रहते थे? पशुओं पर, क्योंकि पशुचारक थे, पशुओं पर भी वो निर्भर रहते थे। तो ये आपके एमसीक्यूज चल रहे हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर करके इनको अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हो। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में प्रमुखता से कौन से पशु पाले जाते थे? कौन से पाले जाते थे? गाय और बैल, क्योंकि भेड़, बकरी, ऊँट ये तो सब रेगिस्तान में पाले जाते हैं। गाय और बैल। चावल की प्रधानता किस प्रकार की कृषि की विशेषता थी? गहन निर्वाह कृषि। इस कृषि में चावल प्रमुख रूप से बोया जाता था। नेक्स्ट है फ्रांस वासियों ने पश्चिम अफ्रीका में कॉफ़ी एवं डैश यानी खालिस्तान की पौध लगाई। किसकी लगाई थी? कोकोआ। कोकोआ की पौध उन्होंने लगाई थी पश्चिम अफ्रीका में। स्पेन एवं अमेरिका वासियों ने फिलीपींस में किसके बागान लगाए थे? नारियल एवं गन्ने के। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को, क्योंकि बागान कॉफ़ी के भी होते हैं और चाय के भी होते हैं, लेकिन वहाँ जो लगाए थे फिलीपींस में, वहाँ इन्होंने नारियल और गन्ना लगाया था। आगे बोलता है ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है? ब्राज़ील के अंदर कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है फेजेंडा। इसका आंसर फेजेंडा। उच्च गुणवत्ता वाले अंगूरों से क्या बनाया जाता था भाई? जो अच्छी क्वालिटी के थे उनसे मदिरा यानी शराब बनाई जाती है। और जो निम्न क्वांटिटी के होते थे, अभी आएगा क्वेश्चन, कि अंजीर व जैतून की खेती किस प्रकार की कृषि में की जाती थी? ये भूमध्य सागरीय कृषि में की जाती है, क्योंकि रोपण कृषि में नहीं होती, मिश्रित में नहीं होती और कृषि डेयरी में भी नहीं होती। ये भूमध्य सागरीय कृषि, ये जो यहाँ पर कृषि लिखा हुआ है ये इधर आना चाहिए, भूमध्य सागरीय कृषि। नेक्स्ट देखो ये आ गया। उच्च वाले से तो क्या बना? शराब। अब निम्न गुणवत्ता वालों से भी तो कुछ बनता होगा। निम्न गुणवत्ता वाले अंगूरों से क्या बनाया जाता था? किशमिश और मुनक्का, जिसको ज़्यादातर लोग खाते हैं। नेक्स्ट, सब्जियों,
फल एवं फूलों की मांग कहाँ ज़्यादा होती है? नगरों में ज़्यादा होती है। तो कौन सा क्षेत्र आएगा इसका? नगरीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट, निम्न में से किस कृषि पर सरकार का नियंत्रण होता है? सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि। तो सामूहिक कृषि पर सरकार का नियंत्रण होता है, ये सरकार के नियंत्रण में ही होती है। इसमें जो भी फसल होती है उसको सरकार अपने तय किए गए दाम पर खरीदती है। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? बताइए भाई, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? गेहूँ। जो गेहूँ की फसल है वो रोपण फसल में नहीं आती। निम्न में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया था? डेनमार्क में, जहाँ का प्रत्येक किसान किसी न किसी सहकारी समिति का सदस्य है। फूलों की कृषि कहलाती है पुष्पोत्पादन, नाम से ही पता चल रहा है। निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशक समूह द्वारा किया गया है? यानी जो यूरोप के उपनिवेश बना रखे थे, जहाँ जहाँ यूरोप के कंट्रीज़ ने कब्जा कर रखा था, गुलाम बना रखा था जिन जिन देशों को, तो वो कहाँ क्या क्या गया, वहाँ किया गया था रोपण कृषि, लाभ कमाने के हेतु। निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहाँ नहीं की जाती? अमेजन बेसिन में नहीं की जाती। ये विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के नाम हैं। अमेरिका में प्रेयरी क्षेत्र कह देते हैं, अर्जेंटीना में पंपाज, और यूरोप के स्टेपीज क्षेत्र। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि होती है? किस में होती थी? अंगूरों की किस में होती थी? भूमध्य सागरीय कृषि में। निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? आदिकालीन निर्वाहक कृषि, इसको हम कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, या स्थानांतरणशील कृषि भी इसको कहा जाता है। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सी हमारी एकल कृषि नहीं है? किसको एकल कृषि नहीं कहते? मिश्रित कृषि को। ये हमारी एकल कृषि नहीं है। जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है तो कौन सी विधि का उपयोग होता है? जब ज़मीन में से ज़्यादा गहराई से निकालते हैं तब हम बोलते हैं उसको कूपकी खनन विधि, जिसमें कुआं बनाया जाता है और कुएं से लिफ्ट डालकर धरातल में से खनिज निकाला जाता है। धरातल खनन विधि का क्या नाम है? धरातल का मतलब जो ज़्यादा गहराई पर नहीं होते, ऊपर ही होते हैं। इसका दूसरा नाम है विवृत खनन। किस खनन विधि में खनिजों तक पहुंचने के लिए गैलरियां बनाई जाती हैं? भूमिगत खनन। इसी का नाम दूसरा नाम है कूपकी खनन, जो भी हमने ऊपर पढ़ा है। कूपकी खनन या भूमिगत खनन एक ही बात है, और ये धरातली है और ये एक ही बात है, तो इसमें भूमिगत खनन आएगा। भूमिगत खनन में कार्य करने वाले श्रमिकों तथा निकाले जाने वाले खनिजों के सुरक्षित और प्रभावी आवागमन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? पहला ही आंसर है लिफ्ट बेधक, जिसको बर्मा भी बोलते हैं। खनन का कौन सा तरीका ज़्यादा जोखिम भरा है? कूपकी खनन। ऊपर वाले दोनों तो सेम है, तो कूपकी खनन जो ज़्यादा गहराई में से निकालते हैं वो ज़्यादा जोखिम भरा है। सामूहिक कृषि किस देश से प्रारंभ की गई थी? सोवियत संघ। सामूहिक कहाँ से हुई थी? सोवियत संघ। और डेनमार्क से क्या हुआ था? सहकारी। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को किस नाम से जाना जाता है? कोलक खोज। क्या नाम से? कोलक खोज। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है? प्राथमिक क्रियाएं, ये प्राकृतिक पर्यावरण पर, हमारे आसपास के पर्यावरण पर ही निर्भर रहती हैं। निम्न में से कौन सी क्रियाएं आदिमकालीन मानव के जीवन निर्वाह से संबंधित थी? देखो यही वाला हमारे को क्लियर दिखाई दे रहा है। पशुओं का आखेट तथा खाने योग्य जंगली पौधे एवं कंदमूल एकत्र करना, ये सबसे ज़रूरी काम था जो हमारा आदिकाल समय के मानव थे, वो अपना जीवन निर्वाह, जीवन यापन इसी कार्य से करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आर्थिक क्रियाओं के बारे में सत्य है? पहला है मानव क्रिया के वह क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहा जाता है। बिल्कुल सत्य है जी।
मुख्य रूप से इन्हें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाओं में विभाजित किया जाता है। ये भी सही बात है, दोनों ही सही बात है। तो कह रहा केवल कथन 1 और 2 सही हैं, यानी कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो यही हमारा आंसर हो गया कि दोनों ही कथन हमारे सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर उपयुक्त शीर्षक के अंतर्गत व्यवस्थित कीजिए। यह कार्य कठोर जलवायु दशाओं में किया जाता था। कठोर जलवायु दशा में नहीं, या ज़्यादा सर्दी पड़ती थी या ज़्यादा गर्मी होती थी, उसको कठोर जलवायु दशा कहते हैं। इसे अधिकतर आदिकालीन समाज के लोग करते थे, यानी बहुत पहले की बात है। इस कार्य के लिए कम पूंजी, यानी पूंजी ना के बराबर और निम्न तकनीक का ज्ञान की ज़रूरत थी। तो ऐसा कौन सा कार्य था? संग्रहण। संग्रहण किसका? भोजन का संग्रहण। तो ये कार्य किया जाता था उस समय। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु संग्रहणकर्ताओं से संबंधित नहीं है? क्या नहीं है? गेहूं का पौधा। गेहूं के पौधे को थोड़ा संग्रह करता है कोई, बाकी सारी चीज़ें ये हमारी संग्रहणकर्ताओं से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक चलवासी पशु चारकों के एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानांतरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? कौन सी है? चरागाह और जल की गुणवत्ता। जब चरागाह और जल उनका एक स्थान से ख़त्म हो जाता था तो दूसरे स्थान पर उसकी खोज में वो चले जाते थे। नीचे कहता है, नीचे दिए गए कॉलमों में सही युग्म बनाइए तथा इनके लिए उचित विकल्प चुनिए। देखिए, एक तो है चलवासी पशुचारण के क्षेत्र और इधर ये पशु। उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, इसमें क्या आता था? हमारा मवेशी आते थे। सहारा तथा रेगिस्तान, इसमें भेड़ और बकरी। तिब्बत एंडीज के पर्वत, इसमें याक और लामा। और आर्कटिक तथा यहाँ पर उप आर्कटिक आएगा। वैसे आप आर्कटिक रहने दो। आर्कटिक क्षेत्र में क्या आएगा? रेनडियर, क्योंकि यहाँ बर्फ़ ज़्यादा जमी रहती थी। अब देख लो, पहले का डी, दूसरे का सी, ये तो पहले ही आंसर बन रहा है। तीसरे का ए और चौथे का बी। तो फर्स्ट हमारा आंसर इसमें बन गया। इसमें आप कोई एक भी अगर आपको याद है तो आप आसानी से ये ढूंढ सकते हो। मान लो कोई भी इनमें से एक मिलान आपको सही से याद है तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्य पशुधन पालन की विशेषता नहीं है? यानी वाणिज्य पशुधन पालन में उसकी कोई विशेषता उसमें नहीं है। कहता है व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। सही बात है। जो वाणिज्य पशुधन पालन है वो पैसा कमाने के लिए किया जाता है, इसलिए पूंजी प्रधान तो है। यह स्थायी फार्मों में होती है, ये भी सही बात है। बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं इसके लिए। विशिष्ट गतिविधि है, केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। पशुपालन के साथ साथ खेती भी की जाती है, यही गलत है, क्योंकि पशुपालन के साथ साथ खेती तो मिश्रित कृषि में की जाती है, इसमें नहीं। तो आंसर हमारा डी। निम्नलिखित में से कौन सा देश वाणिज्य पशुधन पालन से संबंधित नहीं है? मध्य चीन, यहाँ पर वाणिज्य पशुपालन नहीं किया जाता। बाकी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना सब में किया जाता है। कर्तन एवं दहन कृषि को नीचे दिए गए किन नामों से जाना जाता है? उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग, बिल्कुल सही बात है। मध्य अमेरिका में मिल्पा, ये भी सही बात है। इंडोनेशिया में लदांग, ये भी सही बात है। तो कौन सा आंसर हो गया? उपरोक्त सभी, यानी सारे के सारे ये सही हैं। नीचे दिए गए कारणों में से कौन सा कारक गहन निर्वहन कृषि की मुख्य विशेषता है? अब गहन निर्वहन कृषि की बात हो रही है। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रति इकाई उत्पादन, यानी प्रति इकाई उत्पादन का मतलब खेतों में उत्पादन तो बहुत होता है लेकिन जनसंख्या घनत्व वहाँ ज़्यादा है, इसलिए प्रत्येक कृषक का जो उत्पादन आता है उसके हिस्से में जो आता है वो कम होता है। दोनों ही सही हैं। एक ही प्रकार के फसल की विशिष्टता पाई जाती है, केवल ए और बी सही है, ये ज़्यादा सही है। एक ही प्रकार की फसल की विशेषता तो रोपण कृषि में होती है, तो केवल ए और बी हमारा सही है। पहले दोनों हमारी बातें इसमें सही हैं। निम्नलिखित युग्म को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। देखो, डेयरी कृषि। अब डेयरी कृषि की बात अगर हम करें तो डेयरी कृषि में अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें क्या करा जाता है? पशुओं को पाला जाता है, उनके लिए भवन बनाए जाते हैं, तो उसमें और उनके स्वास्थ्य और प्रजनन के लिए काफ़ी ख्याल रखा जाता है। तो इसमें ये काफ़ी पूंजी की उसमें आवश्यकता होती है। फसलें उगाने के साथ साथ पशुपालन पर भी तो ये मिश्रित कृषि में होता है।
भूमध्य सागरीय कृषि अंगूर की खेती होती है, और सहकारी कृषि सभी कृषक इसमें मिलकर कार्य करते हैं। तो इस तरह से हमने इसका मिलान कर दिया। जो भी अब इसका उत्तर आएगा उसको आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 4 आंसर नहीं बनाए, मिलान आपको करके दिखा दिया है। नीचे दिए गए युग्म ये युग्म है, युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ट्रक कृषि, सब्जियों का उत्पादन, बिल्कुल सही बात है। कारखाना कृषि, कुक्कुर एवं पशुपालन, ये भी सही बात है। उद्यान कृषि, सब्जी फलों एवं फूलों की खेती, बिल्कुल सही बात है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, चावल खेती की प्रधानता नहीं, गलत। ये तो गहन निर्वाह कृषि में होती है, इसमें तो गेहूं की प्रधानता होती है। तो चौथा वाला जो है यही हमारा इसका आंसर है। विस्तृत वाणिज्य कृषि, ये 2 बार आ गया है, कि मुख्य फसल क्या है? गेहूं, क्योंकि विस्तृत वाणिज्य, ये इसका पूरा नाम है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। नेक्स्ट, एक फसल कृषि यानी जिसमें एक ही फसल होती है, निम्न में से किस प्रकार की है? किस प्रकार की कृषि की विशेषता है? रोपण कृषि, इसमें एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है। नीचे दिए गए लक्षणों में से कौन से लक्षण कारखाना कृषि की ओर इंगित करते हैं? तो कारखाना कृषि में कौन से लक्षण होते हैं? मवेशियों और कुक्कर को कारखाने में तैयार भोजन पर रखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छी नस्ल का चुनाव और प्रजनन की विधियों का प्रयोग किया जाता है, सही बात है। सभी कृषक मिलकर अपने संसाधन, इसमें कृषक ऐसा कुछ नहीं है, तो केवल ए और बी हमारा इसमें आंसर है। तो दिस इज़ द आंसर। सभी कृषक मिलकर अपने संसाधित तो सहकारी कृषि में होता है। फूलों की खेती, विशेषकर ट्यूलिप की खेती निम्नलिखित में से किस देश में की जाती है? नीदरलैंड या हॉलैंड कह लो उसको, ये हमारा जो देश है, यहाँ ट्यूलिप की खेती काफ़ी की जाती है। चारे की फसलें नीचे दी गई किस प्रकार की कृषि में प्रमुखता है? मिश्रित कृषि में, क्योंकि मिश्रित कृषि में खेती प्लस पशुपालन, इसमें कृषि और पशुपालन प्लस पशुपालन, और पशुपालन किया जा रहा तो पशुओं के लिए चारा तो बोना ही पड़ेगा, तो इसमें किया जाता है मिश्रित कृषि में। झूम का चक्र लगातार छोटा होता जा रहा है, नीचे दिए गए कारकों में से कौन सा इसके लिए उत्तरदायी है? भूमि की उर्वरता में कमी, क्योंकि झूम के चक्र में क्या करते हैं? खेत में आग लगा देते हैं, उसकी राख खेत में बिखोर देते हैं, तो धीरे धीरे होता क्या है कि उर्वरता में कमी आनी शुरू हो जाती है। तो ये झूम का चक्र बार बार छोटा होता जा रहा है, जल्दी जल्दी फिर आग लगानी पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन निर्वाह कृषि से संबंधित नहीं है? न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड तो मेनली किसके लिए? वाणिज्य पशुधन पालन के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, बाकी सब जगह पर प्राचीन निर्वाह कृषि होती है हमारी। नियंत्रित चराई के लिए घास के क्षेत्रों को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है। विभाजन निम्नलिखित में से किस विधि का आता है? तो ये किस में करते थे हम? वाणिज्य पशुधन पालन में। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह हिमालय क्षेत्र में ऋतु प्रवास से संबंधित है? कौन सा है? बकरवाल के अलावा और कौन कौन से थे? गुज्जर, है ना, गुज्जर था, भूटिया और गड्डी, ठीक है, ये 4 जाति थी, इसमें से एक इन्होंने बकरवाल यहाँ लिख दी है, तो बकरवाल इज़ द आंसर। इसलिए बुक आपको पूरी पढ़नी जरूरी है, अगर आप बुक पूरी पढ़ोगे तो बड़े आसानी से इनके आंसर दे सकते हो। पशुचारकों के अपने अपने निश्चित क्षेत्र व चारागाह होते थे। उपरोक्त लाइन में निम्नलिखित में किस क्रिया की विशेषता है? चलवासी पशु चारण में होता था ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनका मूल्यांकन कीजिए एवं दिए हुए विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। संग्रहण द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, सही बात है। कई प्रकार के अच्छी किस्म तथा कम दाम वाले कृत्रिम उत्पादों ने संग्रहण कर लिया है, ये भी सही बात है। कहता दोनों कथन सही है, दोनों ही कथन सही हैं। कथन 2 कथन 1 के लिए उत्तरदायी महत्वपूर्ण कारक है, यह ज़्यादा आंसर है, क्योंकि जो पहली लाइन है प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, वही दूसरी लाइन में बताया कि क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कई प्रकार के अच्छी किस्म तथा कम दाम वाले कृत्रिम उत्पाद आ गए हैं बाजार में, जिसकी वजह से संग्रहण का ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका सेकंड आंसर ज़्यादा उत्तर सही है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संग्रहण क्रिया नहीं होती? पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें संग्रहण की क्रिया नहीं की जाती।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनका मूल्यांकन कीजिए और फिर विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। अवैध आखेट के कारण बहुत सारी प्रजातियां लुप्त हो रही हैं या लुप्त होने के कगार पर। बिल्कुल सही बात है। और उसी टाइम पे जब आखेट होते थे, प्राचीन काल के आखेटक पत्थर या लकड़ी के औजार का प्रयोग करते थे जिससे मारे जाने वाले जीवों की संख्या सीमित थी। ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही कथन हमारे बिल्कुल सत्य हैं। तो बस इस तरह से ही आपके जो संभावित MCQs थे उनको आज हमने डिस्कस करा। इनके अलावा और भी MCQs बन सकते हैं। कुछ MCQs आप खुद अपने आप बनाने की कोशिश कीजिए। तो MCQ तो चैप्टर की किसी भी लाइन से बनाया जा सकता है। जो संभावित थे वो हमने आपके साथ डिस्कस करे हैं। तो इन MCQs को पढ़िए और चैप्टर को अच्छे से रीडिंग लीजिए। आप चैप्टर की अच्छे से रीडिंग लोगे, 3-4 बार रीडिंग ले लीजिए, और अब जब आप रीडिंग ले लोगे तो आपके सामने जब 4 आंसर होते हैं तो हम सही आंसर को गैस कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे MCQ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।